नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल अमेरिका का नायब सदर जनाब जेडी वांस अपने ख़ानदान के साथ यानी अपनी अहलिया उषा वांस जो कि भारतीय निज़ाद है, भारतीय मूल्य की खातून है और उनके आ, 3 बच्चे, वो तीनों चारों पांचों भारत आए हुए हैं और परसों आए थे 21 तारीख को। और उस दिन उनकी मुलाकात हुई भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी से। और जैसे एक घर में ही फैमिली के मेंबर हो, वो बच्चे जो थे जेडी वांस के, एक बच्चा तो मोदी की गोद में बैठ गया था और उनको उसकी माँ ने भारतीय कपड़े पहनाए थे, यानी वास्कोट थी, चूड़ीदार पाजामा था और कुर्ता था। खैर, एक दिन मोदी ने उनकी मेहमान नवाजी की और फिर जैसा कि उसका पहले से प्रोग्राम तय था, वो रात को सऊदी अरेबिया चला गया। कुछ लोगों को अजीब लगता हो कि जब अमेरिका का नायब सदर भारत आया हुआ है तो भारत का वजीर आजम कैसे जा सकता है। ये लोग ऐसे प्रोग्राम जो है ना, महीनों पहले बनाते हैं, ये अचानक से नहीं बनते। गवर्नमेंट विजिट है ये, तो मोदी को तो सऊदी अरेबिया जाना ही था। जेडी वांस का बाद में बना, क्योंकि ये जो ट्रंप के टैरिफ वगैरह का जो आप सुन रहे हैं मसला खड़ा हो गया है, इस सिलसिले में उसने अपना प्रोग्राम बना लिया भारत का। खैर, तो भारत का वजीर आजम सऊदी अरेबिया क्यों गया? अब कहने को तो कई बातें हैं, बट म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए जो है पॉलिसियां अख्तियार करना, ऐसी कई बातें कही जा सकती हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया भारत में 2 रिफाइनरीज लगा रहा है जो है आंध्रा के कोस्ट पर, और तकरीबन 75 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्ट आरामको कंपनी है सऊदी अरेबिया की, वो कर रही है। और सऊदी अरेबिया खुद बजाते खुद जो है अपनी एक क्रिकेट टीम नहीं कहें, लीग बनाना चाहता है। जैसे भारत की इंडियन प्रीमियर लीग है, इसी तरह की वो भी सऊदी प्रीमियर लीग बनाना चाहता है और हर साल क्रिकेट के मुकाबले करवाना चाहता है। और इसमें इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग है, आईपीएल है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है, पूरी दुनिया से जो खिलाड़ी हैं उसमें भाग लेने के लिए, शिरकत करने के लिए आते हैं यहाँ। इसी तरह सऊदी अरेबिया को अपनी टीम बनानी है और सऊदी अरेबिया को भारत का सॉफ्टवेयर, मतलब जो है जैसे फिल्में हैं, ऐसी भी कई चीज़ें उनको चाहिए। और उसको मालूम है कि ये जो तेल है ना, एक तो अनलिमिटेड नहीं है, कभी न कभी तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरे, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि रिन्यूएबल्स में हम शिफ्ट कर दें अपने आप को, क्योंकि ये जो तेल है ये फॉसिल फ्यूल्स में गिना जाता है। इससे जो एफ्लुएंट निकलते हैं वो पूरी दुनिया को पोल्यूट करते हैं। इसीलिए सारे मुल्क जो है इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके तेल की जगह पर ऐसे फ्यूल इस्तेमाल करें जिनका एफ्लुएंट न हो, और अगर हो भी तो उसमें कोई नुकसान न हो। जैसे हाइड्रोजन है या इलेक्ट्रिक पे चलने वाली गाड़ियां हैं और इस तरह की चीज़ें, फ्लेक्स फ्यूल है, इथेनॉल है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होती। तो उसको पता है कि आगे चल के हमको
तेल का नामुल बदल ढूंढना पड़ेगा, यानी अपने मुल्क को चलाने के लिए। इस वक्त तो उनको तेल की कमाई है बहुत, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया पहले से अपने आप को एक अल्टरनेट बिजनेस जो स्ट्रेटजी है ना, उस पर काम कर रहा है। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, 2023 में, जब 2023 में भारत G20 का प्रेसिडेंट था, 300-400 मीटिंग हुई थी भारत में G20 की, अलग अलग किस्म की, और उसकी जो समिट थी यानी सरबराह कॉन्फ्रेंस, वो हुई थी नई दिल्ली में। और उसमें उस वक्त जो बाइडेन भी आया था, और सऊदी अरेबिया का जो मोहम्मद बिन सलमान है, प्राइम मिनिस्टर एंड क्राउन प्रिंस, ये साहब भी आए थे। तो बाद में मोहम्मद बिन सलमान को जब G20 की मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग चले गए, उसके बाद भी उन्हें एक दिन के लिए रुकवाया गया एज अ स्टेट गेस्ट, भारत का सरकारी मेहमान। और फिर उसके साथ जो बात हुई थी, हकीकत में वो बात तो G20 में हो गई थी, लेकिन क्योंकि उसका जो अहम हिस्सा है वो सऊदी अरेबिया है, तो उसको मनाने के लिए उसको रुकवाया गया और उसको पूरी बात अच्छी तरह समझाई गई कि ये IMEC, अभी मैं इसका IMEC का थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँ तो वैसे मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, मेरा पुराना व्लॉग देख सकते हैं, उसमें भी पता चल जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। चीन ने BRI के तहत, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड के तहत तकरीबन $1 ट्रिलियन पूरी दुनिया में खर्चा किया है, लेकिन उसकी जो ये सारी स्कीम्स हैं ना, तकरीबन फेल हो गई हैं। पाकिस्तान में सीपेक $26 बिलियन खर्चा हो चुका है, नतीजा नदारत, जीरो का जीरो। भले ही वो पाकिस्तान कितना भी बोले हमारी चीन के साथ ये दोस्ती है वो दोस्ती है, न तो ग्वादर पोर्ट चल रहा है, न ग्वादर एयरपोर्ट चल रहा है, और न ये पूरा रास्ता जो सीपेक के तहत बनाया गया अभी तक पूरा भी नहीं, वादे में काम छोड़ दिया। इसी तरह बाकी जगहों पर, और इसमें चीन की अपनी बेईमानी भी शामिल है, क्योंकि चीन जो ये काम करवाता है ना BRI के तहत, उसमें वो लोन देता है, और लोन में भी वो उनको बोलता है कि हमारे बंदे लो, हमारी मशीनें लो, हर चीज़ हमारी लो, यानी यूँ समझ लीजिए कि जितना पैसा देता है उतना पैसा वो वापस लेके चला जाए, तो उसका वो फेल हो गया है। तो भारत ने G20 वालों के आगे ये एक प्लान रखा था कि हमारा ये जो ईस्टर्न पार्ट है, एशियन कंट्रीज, ये वेस्ट से कैसे जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए एक नया रास्ता ढूंढ के निकाला था, और उसको नाम दिया था IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी उसमें क्या है, बम्बई से, भारत का जो नवा शेवा पोर्ट है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बम्बई में है, बम्बई का सबसे बड़ा पोर्ट है, वहां से माल निकले पानी के जहाज के जरिए दुबई जाए या अबू धाबी जाए, वहां से एक रेल लाइन बनाई जाए जो सऊदी अरेबिया तक जाए। आप, मैं नक्शा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। फिर वहां से एक रेल लाइन बनाई जाए जो सऊदी अरेबिया के जो शहर है उसको, हाइफा बंदरगाह है इसराइल की, उसके साथ मिलाई, वो है मेडिटेरेनियन के दाने पर, सामने पूरा मेडिटेरेनियन, पूरा यूरोप सामने पड़ा है। बस फिर तो यूरोप के साथ मिल गया, तो फिर आगे तो रास्ता ही रास्ता है। तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए प्लान बना था, सितंबर 23 में मंजूर भी हो गया था। कहते हैं कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया, उसकी नीयत भी यही थी कि सऊदी अरेबिया इससे पहले के इसराइल को तस्लीम कर ले, जिस तरह UAE ने किया है, बहरीन ने किया है, उनके सफारती ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। उनको डर था हमास वालों को कि सऊदी अरेबिया ने भी कर लिया तो फिर तो हमारा काम खराब हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने 7 अक्टूबर को, एक महीने के अंदर अंदर हमला कर दिया, और वो जंग आज तक जारी है, जिसका सीधा सीधा सबको पता है कि नुकसान फलस्तीनियों को ही हुआ है, इसराइल वैसे का वैसा ही है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। खैर, अब ये मोदी साहब गए थे कि अभी बहुत वक्त गुजर चुका है, और अभी हम सऊदी अरेबिया को कहेंगे कि आप बात को आगे बढ़ाइए,
हम ये रास्ता तो हम चलिए बना ही लें, लेकिन जब तक सऊदी से लेके हाइफा तक, हाइफा बंदरगाह में आपको बता दूं है तो इसराइल की, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है पूरा वो ठेके पे भारत का जो गौतम अदानी है, अदानी इंटरप्राइज सुना होगा आपने, अदानी पोर्ट्स एंड एसीजी कंपनी है, उसको दिया गया है। तो वहां से आगे फिर अदानी वाले ही भेज देंगे। हैफा बड़ी बंदरगाह है, बड़ी बंदरगाह है। इसके लिए गए थे तो कल पहलगाम में, श्रीनगर के नजदीक ही है कश्मीर में, वहां पर दहशत गर्दों ने जो निहत्ते सयाह थे, टूरिस्ट थे, उनके ऊपर उनको चुन चुन के, जो हिंदू थे उनको अलग करके उनको गोली मारकर 26 लोगों को हलाक कर दिया। और एक खास बात आप पढ़िए, अखबार में लिखी है, एक बंदे को गोली मारी दहशतगर्द ने, उसकी बीवी को कहा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, इसलिए जाओ जाके तुम मोदी को बताओ। अब इससे आप खुद समझ सकते हैं, कुछ दिन के पहले पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर, उसने तकरीर, मैंने प्रोग्राम भी किया था, तकरीर करते हुए कहा था कश्मीर हमारी शहर रह गए, हम उसको नहीं भूलेंगे। तो एक तो वो ये साबित करने के लिए, क्योंकि कश्मीर पिछले 2-3 साल से अमन अमान का वक्त देख रहा है, वहाँ पर सयाहत बहुत बढ़ गई है और मेन स्ट्रीम में आ गया है भारत के साथ। वो इस पूरी जो ये अमन अमान है उसको, फिजा को खराब करने के लिए, और हो सकता है कि ये जो मोदी गया था सऊदी अरेबिया कि चलिए हम मोहम्मद बिन सलमान को मना लेते हैं कि वो ये रास्ता बनाए हाइफा तक, सऊदी अरेबिया मेरे ख्याल में रियाद से ही बनेगा। ये सब जो प्रोसेस है, इनको सैबोटेज करने के लिए कल दहशतगर्दों ने सयाहों के ऊपर हमला कर दिया। हो सकता है, वैसे तो पाकिस्तान तो सुधरने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो ऐसा ही है कि सनम हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो खुद तो 47 से लेकर आज तक सवाए दहशतगर्दी के उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तानी अवाम को न तो आटा दे सके हैं, न कपड़ा दे सके हैं, न मकान दे सके हैं, उनको न तालीम दे सकते हैं, न सेहत दे सकते हैं, बर्बाद करके रख दिया है। 280 रुपए का डॉलर है, 150 रुपए जो है किलो आटा मिलता है गंदम का। ये हालत है पाकिस्तान में, हर चीज महंगी है, लेकिन वो हिंदुस्तान को सुखी देखना नहीं चाहते। हिंदुस्तानी कश्मीर को भी सुख का सांस लेने देना नहीं चाहते, इसीलिए उन लोगों ने कल ये हमला करवाया है। अब जाहिर है इससे कुछ तो जो है ये आईमेक बनने में या मोहम्मद बिन सलमान को मनाने में, ये प्रोसेस में थोड़ी ढील हो जाएगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये काम होके रहेगा और मोदी इन सब की जो बदनीयती वाली जो पॉलिसीज है ना, उनको नाकाम करके ही दिखाएगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।